आरबीएससी कक्षा 12 जीव विज्ञान में अध्याय 3 परागण निषेचन भ्रूण व भ्रूणपोष के विकास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारे आज का बिंदु भ्रूण परिवर्धन है कि भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होता है, तो उसका आज हम अध्ययन करेंगे। भ्रूण परिवर्धन का सर्वप्रथम अध्ययन क्रूसीफेरी कुल के द्विबीजपत्री पादप कैप्सेला बर्सा पैस्टोरिस में हैंस्टीन ने 1840 में किया था। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले जो भ्रूण का परिवर्तन देखा गया था, सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था, वो कैप्सेला बर्सा पैस्टोरिस नामक पादप में किया गया था, जो कि एक द्विबीजपत्री पादप होता है। भ्रूण का विकास कौन सी कोशिका से शुरू होता है, तो हमें ज्ञात है कि निषेचन के पश्चात एक नर युग्मक और अंड कोशिका से संयोजित होकर एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, और यही द्विगुणित युग्मनज विकास के द्वारा भ्रूण का निर्माण करता है। इसी युग्मनज के अंदर विभाजन होगा और भ्रूण का निर्माण होगा। यहाँ पर ये चित्र में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें एक युग्मनज की कोशिका को दिखाया गया है। इसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन होने से एक ऊपरी कोशिका बनती है और एक निचली कोशिका बनती है। जो ऊपरी कोशिका होती है उसे भ्रूणी कोशिका कहा जाता है, और निचली जो कोशिका होती है वह आधारी कोशिका कहलाता है। युग्मनज में प्रथम अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे दो कोशिका बनती है, पहली शीर्षस्थ कोशिका और दूसरी आधारी कोशिका बनती है। शीर्षस्थ कोशिका निभाग की ओर होती है और आधारी कोशिका बीजांड द्वार की ओर स्थित होती है। इसके पश्चात शीर्षस्थ कोशिका जो होती है, इस शीर्षस्थ कोशिका के अंदर विभाजन होता है। विभाजन अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार के होते हैं, जिससे एक 4 कोशिका का निर्माण होता है। यह कोशिका चतुष्टांशक कहलाती है। इस चतुष्टांशक के अंदर पुनः विभाजन होता है, जो कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य विभाजन होंगे, और ये विभाजन होने से एक 8 कोशिकी संरचना का निर्माण होता है। यह 8 कोशिका संरचना जो होती है वह अष्टांशक कहलाती है। ये 8 कोशिका युक्त जो संरचना है उसे हम अष्टांशक कहते हैं। इस अष्टांशक के अंदर पुनः विभाजन होते हैं, जिसके द्वारा 8 एक बाहरी परत का निर्माण होता है और एक आंतरिक परत का निर्माण होता है। ये दोनों परत 8 कोशिका युक्त होती है। बाहरी जो 8 कोशिकाएं होती हैं, यह डर्मेटोजन का फॉर्मेशन करती है। डर्मेटोजन बाह्य त्वचा जन इसका निर्माण करती है, और आंतरिक जो परत होगी वह विभाजन के द्वारा बीजपत्राधार, बीजपत्र के भरण विभोजक तथा प्राक एदा तंत्र का निर्माण करते हैं। यह जो बाहरी 8 कोशिकाएं थी, जो कि बाह्य त्वचा जन बनाया था, इसमें पुनः विभाजन होते हैं, अपनत विभाजन होते हैं, और विभाजन के द्वारा यह भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण करता है। ये इस संरचना को दिखाया गया है, जिसमें ये डर्मेटोजन कोशिकाएं बताई गई। ये बाहरी जो संरचना होती है, परत होती है, उसे डर्मेटोजन कहा जाता है, और आंतरिक की 8 कोशिकाओं का परत बनता है, जो कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, प्राक विभोजोतक, इन सभी का, प्राक कैम्बियम, इनका निर्माण करता है, जो आगे जाकर के भ्रूण के विभिन्न भागों का निर्माण करेंगे। इस प्राक भ्रूण के अंदर विभाजन होता है और एक हृदयाकार भ्रूण का निर्माण होता है। ये एक अवस्था होती है जिसके अंदर भ्रूण का आकार हृदयाकार हो जाता है। इस हृदयाकार भ्रूण से एक विकसित परिपक्व भ्रूण का निर्माण होता है। यहाँ पर एक परिपक्व भ्रूण का चित्र बताया गया है। इस परिपक्व भ्रूण में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं? परिपक्व भ्रूण के अंदर इस तरह से 2 संरचनाएं बताई गई हैं। ये दोनों संरचनाएं बीजपत्र कहलाती है। ये इसके बीजपत्र हैं, पहला और दूसरा बीजपत्र होता है।
इसी के साथ भ्रूण के अंदर ये जो आधारी भाग होता है, ये इसका सस्पेंसर निलंबक वाला भाग कहलाता है, जो कि चूष्कांग का कार्य करता है, चूष्कांग का निर्माण करता है, चूष्कांग को बनाता है। उसी के साथ ये ऊपरी भाग जो होता है इसका, ये भाग भ्रूण का अक्ष कहलाती है। ये बीच का जो भाग होता है वह भ्रूण का अक्ष कहलाती है। इस भ्रूण के अक्ष भाग में ऊपरी कोशिका होती है और कुछ कोशिकाएं जो होती है वो निचली कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं से क्या निर्माण होता है? जो भ्रूण का अक्ष होता है, इस अक्ष के ऊपरी सिरे पर जो उपस्थित कोशिकाएं होती हैं उसे बीजपत्रोपरिक कहा जाता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस जो भ्रूण का अक्ष होता है उसके निचले भाग की ओर जो कोशिकाएं होती हैं उनको बीजपत्रोपरिक और बीजपत्रोधार कोशिका होती है। तो निचली कोशिकाएं जो होती है वह बीजपत्रोधार कोशिकाएं होती हैं। बीजपत्रोपरिक कोशिका के समीप कुछ कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो प्रांकुर का निर्माण करती है। तो इस जगह पर प्रांकुर का निर्माण होता है। ऊपरी भाग पर, इस ऊपरी भाग पर यहाँ प्रांकुर का निर्माण होता है। यह प्रांकुर विकसित होने वाले भ्रूण में प्ररोह तंत्र को बनाता है। इस प्रांकुर से प्ररोह तंत्र का निर्माण होता है। आधारी भाग जो होता है यहाँ पर, इस आधारी भाग के अंदर, आधारी भाग को मूलांकुर कहा जाता है। इस मूलांकुर भाग से जड़ तंत्र का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से विभिन्न संरचनाएं विकसित भ्रूण के अंदर उपस्थित होती है, जिसके अंदर उसका आधारी भाग, यह आधारी भाग जो होता है यह जड़ तंत्र को बनाता है, जबकि शीर्ष का भाग जो होता है वह शूट सिस्टम को, प्ररोह तंत्र को बनाता है। इसमें सभी बातों को एक बार पुनः दोहरान करते हैं, जिसमें युग्मनज में प्रथम विभाजन होता है। विभाजन के बाद में एक शीर्षस्थ कोशिका, एक आधारी कोशिका बनती है। इसमें पुनः विभाजन होता है। शीर्षस्थ कोशिका और आधारी कोशिका में पुनः विभाजन होगा। शीर्ष की कोशिकाओं में विभाजन होने से 4 कोशिकाएं बनती, जिन्हें चतुष्टांशक कहा जाता है। इसमें पुनः विभाजन होता है, जिससे अष्टांशक का निर्माण होता है। इस अष्टांशक की कोशिकाओं में पुनः विभाजन होने से, परिणत विभाजन होने से एक 8 कोशी की बाह्य परत बनती, जिसको बाह्य त्वचाजन डर्मेटोजन कहा जाता है, और 8 कोशी की आंतरिक परत बनती है। डर्मेटोजन विभाजन के पश्चात बाह्य त्वचा का निर्माण करता है और आंतरिक कोशिकाओं में बीजपत्राधार, बीजपत्र के भरण विभोजक और प्राकेंद्र तंत्र बनाते हैं। आधारी कोशिका जो उपस्थित होती है, उस आधारी कोशिका में विभाजन होने से निलंबक और सस्पेंसर का निर्माण होता है, और यह चूषकांग का कार्य करता है, जो कि भ्रूण पोष विभिन्न खाद्य पदार्थों के अवशोषण का कार्य करता है। इसमें जो अगली बातें बताई गई हैं, ये हृदयाकार स्थिति के बारे में बताया गया है कि भ्रूण विकास होने के बाद में हृदयाकार आकृति का निर्माण करता है। ये भ्रूण अक्ष के बारे में बताया गया है। भ्रूण परिपक्व जो भ्रूण होता है उसमें भ्रूण अक्ष उपस्थित होता है। भ्रूण अक्ष का ऊपर का भाग जो होता है वह बीजपत्रोपरिक कहलाता है और नीचे का भाग बीजपत्राधार कहलाता है। बीजपत्रोपरिक के शीर्ष पर प्रांकुर होता है और यह प्रांकुर प्ररोह तंत्र बनाता है और मूलांकुर से मूल तंत्र बनता है। बीजपत्रों में भोजन संचित रहता है और यह अंकुरित होकर के नए जो पादप होता है उसके निर्माण करने के लिए सहायक होता है। तो ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बीजपत्राधार, बीजपत्रोपरिक, प्रांकुर से प्ररोह तंत्र बनता है और मूलांकुर से मूल तंत्र का निर्माण होता है। इन सभी बातों का अध्ययन किया। उसके बाद में अगला जो हमारा बिंदु होता है वह बीज का परिवर्धन होता है कि बीज का परिवर्धन किस प्रकार से होता है। हमने संरचना पढ़ी पहले बीजांड की। उसी बीजांड में निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण होता है। जो हमारा बीजांड था पुष्प का, वह विकसित होने के बाद में बीज को बनाता है, जो निषेचन के पश्चात की प्रक्रिया होती है। बीजांड में उपस्थित जो दोनों अध्यावरण होते हैं यह बीज के आवरण को बनाते हैं। हमने संरचना देखी बीजांड की, इस तरह की संरचना देखी थी जिसमें ये 2 अध्यावरण होते हैं। ये दोनों बाहरी अध्यावरण जो
हैं वह बीज के आवरण को बनाएंगे और ये संपूर्ण जो बीजांड होता है यह बीज को विकसित करता है। ये हमने इसकी संरचना देखी है। ये दोनों अध्यावरण बीज के आवरण को बनाते हैं। बीज का जो आवरण होता है उसको बाह्य बीजचोल या टेस्टा और अंतःबीजचोल या टैगमन कहा जाता है। बीजांड का व्रंत जो है, ये जो व्रंत उपस्थित होता है यह बीज के व्रंत को बनाएगा। और कौन सी संरचना होती है इसके अंदर, उसको देखते हैं। कौन सी संरचना के बारे में बात करते हैं इसके अंदर, तो बीजांड का जो निभाग वाला भाग होता है ये उसका निभाग वाला भाग है। ये निभाग वाला भाग, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो उपयोग में आ जाता है। और कौन कौन सी कोशिकाएं बनती, तो यहाँ पर इसमें बताया गया है इसके अंदर। बीजांडकाय अपहासित हो जाता है, परंतु बीजांडकाय कभी कभी एक पतली परत के रूप में भ्रूण के चारों ओर पाया जाता है और यह परिभ्रूणपोष का निर्माण करता है। अध्यावरण जो बीजांड के दोनों होते हैं वो टेस्टा टैगमन बनाते हैं। भ्रूणपोष पोषण प्रदान करता है भ्रूण को और समाप्त हो जाता है। बीजांड में उपस्थित सहायक और प्रतिमुखी कोशिकाएं जो होती है वह अपहासित हो जाती है। अंड कोशिका भ्रूण को बनाती है, द्वितीय केंद्रक भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। तो इस तरह की संरचनाएं उपस्थित होती हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताई गई है, जिसमें पहली परिभ्रूणपोष के बारे में बताया गया है। परिभ्रूणपोष क्या होता है, तो परिभ्रूणपोष बीजांडकाय वाला भाग कुछ पौधों के अंदर एक पतली परत के रूप में पाया जाता है, जिसे परिभ्रूणपोष कहा जाता है। जैसे उदाहरण के अंदर काली मिर्ची पर उपस्थित होता है यह। दूसरा जो बिंदु है वह एरिल होता है। एरिल से क्या आशय होता है, तो हमारा जो बीजांड होता है, बीजांड के चारों ओर कभी एक मांसल संरचना उपस्थित होती है और ये संपूर्ण खाने योग्य भाग होता है, जिसे हम एरिल कहते हैं। और यह लीची पादप के अंदर उपस्थित होता है। लीची में खाने योग्य भाग यही एरिल भाग होता है। तीसरी जो परिभाषा है वह कैरेंकल की होती है कि कैरेंकल क्या होता है। तो यूफोर्बिएसी कुल के जो पादप होते हैं उनके बीजांड द्वार के छोर पर, बीजांड द्वार, ये जो संरचना हमने बीजांड में बनाई थी, ये जो संरचना उपस्थित होती है इसको बीजांड द्वार कहा जाता है। ये संरचना जो है इसको बीजांड द्वार कहा जाता है। तो इस संरचना, यहाँ पर एक सफ़ेद रंग की संरचना पाई जाती है जिसे कैरेंकल कहा जाता है। एक बीजपत्री पादपों में इसी बीजांड द्वार के सिरे के समीप एक प्लग के जैसी संरचना होती है जिसे ऑपरकुलम कहा जाता है। तो इस तरह से इसकी महत्वपूर्ण परिभाषा। बीज के दो प्रकार बताए गए हैं। बीज के दो प्रकार होते हैं, एक पहला अभ्रूणपोषी बीज और दूसरा भ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी से आशय है कि हमें यह ज्ञात है कि भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है। भ्रूणपोष का कार्य भ्रूण को पोषण प्रदान करना होता है और अपना जितना भी उपयोगी पदार्थ होता है वो सभी भ्रूण को दे देता है, उसको पोषण करने के अंदर सहायक होता है। यदि भ्रूण के अंदर सभी पूरा जो भ्रूणपोष होता है वह भ्रूण के विकास में काम आ जाता है और बीज के अंदर भ्रूणपोष शेष नहीं रहता है, तो इस प्रकार के जो बीज होते हैं उनको हम अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मटर, मूंगफली और चना हो जाएगा। उसके पश्चात दूसरा प्रकार का जो बीज होता है वह भ्रूणपोषी बीज कहलाता है। भ्रूणपोषी बीज से क्या आशय होता है, भ्रूण परिवर्धन के बाद में भी भ्रूणपोष बचा रहता है कुछ भाग। तो इस प्रकार के बीज जिसके अंदर भ्रूणपोष शेष रहता है वो भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। उदाहरण मक्का, बाजरा हो जाएगा। तो इस तरह से बीज का परिवर्धन होता है। इसके पश्चात फल का विकास होता है। फल का विकास किस तरह से होता है, फल का विकास निषेचन के पश्चात अंडाशय भाग से होता है। अंडाशय जो भाग होता है पुष्प के अंदर वह फल का निर्माण करता है। फल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे पहला वास्तविक या सत्य फल होता है। यदि फल का निर्माण अंडाशय की भित्ति से होता है तो उसे सत्य फल कहा जाता है। और अंडाशय की भित्ति जो होती है वह फल की भित्ति का निर्माण करते हैं, जिसे फल भित्ति कहते हैं। उसके पश्चात दूसरा प्रकार का जो फल होता है वो आभासी फल होता है। यदि फल का निर्माण अंडाशय से न होकर
बाह्य दलपुंज और पुष्पासन भाग से होता है, तो इस प्रकार के फल आभासी फल कहलाते हैं। तीसरे प्रकार का फल जो होता है वह अनिषेक फल होता है। अनिषेक फल से आशय यह है कि अंडाशय बिना निषेचन के फल में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रकार के फल अनिषेक फल कहलाते हैं। इनमें बीज उपस्थित नहीं होते हैं, जैसे केला, अंगूर, पपीता इनके अंदर। चौथे प्रकार का जो फल निर्मित होता है वह प्रेरित अनिषेक फलन की प्रक्रिया होती है। यदि ऑक्सिन, जिब्रेलिन नामक जो वृद्धि हार्मोन होते हैं इनको पादपों पे छिड़काव किया जाए और उसके पश्चात फल का निर्माण होता है, तो इस प्रकार के परिवर्धन को अनिषेक फलन कहा जाता है। इस तरह से फल का विकास, भ्रूण का विकास, बीज का विकास, इन सभी बातों का आज हमने अध्ययन किया।